तो तीसरा चरण और रण भीषण। जी हां, देश भर के 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और तीसरे चरण में तमाम वोटर्स वोट की चोट से यह तय कर रहे हैं कि उनका भविष्य कौन होगा। नमस्कार, मैं हूं जितेश मिश्रा और मैं हूं प्रियंका मिश्रा। तो साथ ही साथ लगातार इंडिया वॉइस आप तक तमाम कवरेज पहुंचा रहा है, पल पल की तस्वीर, और इंडिया वॉइस के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरों के साथ इस वक्त हम शुरुआत करते हैं और वो दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है आज की वोटिंग को लेकर, क्योंकि जब चुनाव आयोग की तरफ से लगातार वोटर से कहा जा रहा है कि आप वोट करिए, घर के बाहर निकलिए, तो वहीं जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं सुबह सुबह वोट करने के लिए तो तस्वीर बेहद खास हो जाती है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जहां पर साफ साफ यह संदेश कि वोटिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए। प्रधानमंत्री ने वोट करने के बाद क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। तो ये आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपना वोट देने के बाद एक बार फिर से जनता से वोट करने की अपील की है और वोट की महत्ता को भी समझाया है। इसके साथ ही गुजरात समेत 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान कई दिग्गजों ने वोट डाला और क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं।
में आता है और इसी वजह से जो मतदाता है वो अपना अधिकार का उपयोग करें और भारत के निर्माण में और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। चुनाव में जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनके प्रचार के लिए जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पार्टीज काम करती है, उसको सबको लगता है कि हमारा ही कैंडिडेट जीत के आएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी 6 बजना बाकी है। शाम के 6 बजने के बाद कितना परसेंटेज वोटिंग होता है वो सब देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे भरोसा है आप भी देखेंगे कि लोग हमारे कैंडिडेट के पीछे खड़े रहेंगे। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करें। ये अद्भुत चुनाव है, जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। ये तो मैंने तो अभी बोला कि ये लोकशाही का उत्सव है और इस उत्सव में सब हमारे नागरिक सहभागी होते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वोटिंग में हमारी लोकशाही प्रबल रहेगी और हमारा लोगों का स्थान भी बढ़ेगा और सब सर्वधर्म समभाव जिंदा रहेगा। 3 बार नहीं जीते हैं, 2 ही बार जीते हैं और 2 ही बार जीतने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला है। एक बार पहला था, उसको भी टिकट नहीं मिला, दूसरे को भी टिकट नहीं मिला। तो प्रणीति नहीं है तो उनका भी कैंडिडेट बदला है। तरह से 2 महीने से मैं घूम रही हूँ लोकसभा मतदार संघ में। दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत एक गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो आज लोकशाही की जीत होगी। 3 बार से मैं यहाँ से विधानसभा लड़ चुकी हूँ और ये मेरी पहली लोकसभा है जो मैं लड़ रही हूँ लोगों के आशीर्वाद लेके। 2 बार अलग कैंडिडेट्स दिए बीजेपी को क्योंकि उनको परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो, और अभी तीसरा कैंडिडेट दिया है क्योंकि पहले 2 परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे उनकी जो निष्क्रियता है वो साबित हो रही है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार 4 जून के बाद एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त तमाम लोग जो है वो वोट कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र से तस्वीर जहां पर अजीत पवार वोट कास्ट करते हुए और उसके बाद लगातार ये तस्वीरें, हालांकि अजीत पवार अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, उनकी पत्नी भी जो है वो वोट कास्ट करने पहुंची थी और उस वक्त की ये तस्वीरें, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं। और शरद पवार एनसीपी के नेता और वोट कास्ट कर रहे हैं, सुप्रिया सुले उनकी बेटी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं वोट कास्ट करते हुए।
वोट कास्ट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इसी सीट पर अमित शाह के लिए मतदान करने पहुंचे थे और ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट करते हुए गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में हैं। और इसी खबर पर लगातार जिस तरह से मतदान हो रहा है, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से आज मतदान हो रहा है छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और वोट करने के लिए लोग किस तरह से निकल रहे हैं बाहर? जी प्रियंका, आपको बता दें प्रियंका कि आज सुबह 7 बजे से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मतदान शुरू हुआ है, जिसे लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। और ये तीसरे चरण का ये मतदान है, 7 सीटों के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो 2 चरण का मतदान पहले हुआ है उसकी अपेक्षा इस बार मतदाताओं में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है और साथ ही साथ काफी मतदाताओं में खुशी देखने को मिल रही है। और आप हमारे ठीक पीछे देख सकती मतदान केंद्र पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भारी मात्रा में सब ये और विकलांग लोग भी काफी हद तक जो है अपनी जागरूकता मतदान को लेकर जागरूकता देखने को साफ साफ नजर आ रहा है। जी मनोज, इसके साथ ही साथ चूंकि छत्तीसगढ़ की जिन 7 सीटों पर वोटिंग है, लड़ाई बेहद दिलचस्प तब हो जाती है जब इन 7 सीटों का आंकड़ा देखा जाता है और उनमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज हैं और 1 सीट पर कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस ही दावा भी कर रही है कि दरअसल बदलाव होगा। क्या कुछ लहर नजर आती है फिलहाल इस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर और खासतौर पर जब इन 7 सीटों की बात करते हैं? जी विशेष आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इन 7 मतदान केंद्रों पर ये देखने को मिल रहा है, ये 7 सीटों के लिए कि सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ के पंडालों में जो भाजपा के पार्टियों द्वारा पंडाल लगाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के पंडाल लगाए गए हैं, तो वहाँ की भीड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए मुश्किल कितनी है, क्योंकि दरअसल देखिए पुराना रिजल्ट जब बेहतर हो तो प्रेशर ये रहता है कि नए रिजल्ट में आप उतना ही और उससे बेहतर परिणाम लेकर आए। लेकिन चूंकि जब इन 7 सीटों में 6 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से है, रायपुर की बात कर लेते हैं, बेहद लड़ाई अहम है, बृजमोहन अग्रवाल मैदान में है। मनोज, क्या कहता है विश्लेषण? जी आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से 8 बार के विधायक हैं और आज तक वो कभी चुनाव नहीं हारे हैं। उनको एक अजय योद्धा के रूप में बीजेपी ये मानती है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से विकास उपाध्याय मैदान में जो 1 बार के यहाँ के विधायक रह चुके हैं, अभी विधानसभा चुनाव में वो फिर से उनको कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल एक को टक्कर देना ये कांटे की बात साबित होगी। जी बिल्कुल मनोज, तो जिस तरह से अलग अलग सीटों पर बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बार तमाम 11 सीटों पर क्लीन स्वीप की यहाँ पर बात करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से 11 सीटों पर पिछली बार 9 सीटें मिली थी, 2 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ पाई थी, तो इस बार के समीकरण को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? जी प्रियंका, बीजेपी इस बार जो बीजेपी का नुकसान हुआ था इसके पूर्व में लोकसभा चुनाव में, बीजेपी इस बार जरा सा भी मौका चूक नहीं करना चाहती। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पे बराबर बने रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छत्तीसगढ़ में तमाम संभाले हुए और इसके साथ ही साथ अमित शाह भी छत्तीसगढ़ का दौरा लगातार बराबर करते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी काफी उत्साहित देखने को मिल रही है और बीजेपी का ये कहना है कि हम छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें इस बार मोदी की झोली में डालेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिए मनोज हमारे साथ। विजय कुमार बदायूं से भी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विजय, बदायूं में क्या कह रहा है फिलहाल चुनावी मौसम? देखिए, जिस तरह से 9 बजे का जो आंकड़ा बदायूं जनपद का निकल के आया है, अब तक 12% जो है यहाँ पे मतदान हो चुका है और जो मतदाताओं में उत्साह है वो देख सकते हैं कि हर जो मतदान स्थल पर, हर बूथ पर काफी उत्साहित हैं लोग, क्योंकि चाहे वो मौसम गर्म मौसम की वजह से होगी या फिर जो है मतदान को लेकर के एक उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। हाँ विजय, भी थोड़ी देर पहले आदित्य यादव शिकायत कर रहे थे और कह रहे थे कि दरअसल कई जगह ईवीएम जो है वो खराब है और प्रशासन से गुहार लगा रही थी कि उन्हें समय समय पर
तुरंत ही जो है वो बदला जाए। फिलहाल क्या तस्वीर निकल कर आई है और कहां से इस तरह की खबरें आई हैं? देखिए, शेखुपुर विधानसभा से ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी। उसके बाद प्रशासन ने तत्काल जो है ईवीएम बदला दी, मतलब बदल दी गई है और वहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरी चीज देखिए, दातागंज विधानसभा का एक गांव पड़ता है रुकुमपुर, वहां के पूरे गांव ने जो है मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं एक बिसौली विधानसभा क्षेत्र का गांव है ढोरनपुर, वहां भी लोगों ने बहिष्कार किया है। वहां लोगों ने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसको लेकर देखिए, जिस तरह से अभी आदित्य यादव ने आरोप लगाया था कि ईवीएम जो लगातार खराब हो रही है, प्रशासन हालांकि अलर्ट है और हर जगह पर प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है। अब कुछ ही देर में मशीन भी वहां बदल दी गई और मतदान दोबारा सुचारू रूप से वहां संचालित कर दिया गया है और मतदाता भी वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अलग अलग जगहों पर ईवीएम से लेकर तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए मतदाता नहीं निकल रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हमने पिछले चुनाव में भी देखी हैं, क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है मतदाताओं को मनाने को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग लगातार पिछले, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो या नाटक हो या फिर गांव-गांव जाकर के जिस तरह से, अच्छा बूथ पर भी देखिए चुनाव आयोग ने अपने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं जिससे मतदाताओं में जागरूकता हो और बाकी जो स्थानीय विद्यालयों के बच्चे थे, इस तरह से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ही मतदाताओं को जागरूक किया गया था कि अधिक से अधिक मतदाता जो है वोट डालें और मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि पिछले 2 चरण का जो मतदान था उनमें जो प्रतिशत कम पाया था। तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जो है कड़ी मशक्कत की है। मुझे अच्छी बात यह भी है कि जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में कुछ वोटर्स और कुछ लोग जो है वहां पर खड़े हुए हैं, तो एक बार जरा उनसे बात भी कर लीजिए और समझ लीजिए कि आखिरकार बंदाइयों के दिल में क्या है। क्या कहेंगे आप? वोट डाल के आए हैं, कौन कौन से मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान किए हैं? हम तो महंगाई के मुद्दे कर रहे हैं, मतदान अपना। क्या कहेंगे? मतदान करे आए। अच्छा, कौन से मुद्दे कौन से थे? मुद्दा ये है, बेरोजगार काहे का मुद्दा रखा है, किस लेकर, कौन सी मुद्दे को लेकर? क्या कहेंगे आप? अरे क्या महंगाई है, बस और क्या है, महंगाई के लिए दाना अनाज ये सब महंगाई है, तो क्या की जाए लोगों के लिए? परेशानी है, दिक्कतें परेशानियां आ रही, महंगाई है, दिक्कतें आ रही है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे जो लोगों का वो निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं, जो महंगाई है वो कहीं कंट्रोल हो, इसको लेकर के भी लोग जो है बात अपनी रख रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, इसके साथ ही साथ चूंकि जब हम बदायूं की सीट करते हैं और बदायूं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की उन सीटों की बात करते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का परिवार उतरा है, सैफई परिवार उतरा है, उनमें बदायूं सीट एक है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट को हल्के पर नहीं लिया। आदित्य यादव जब प्रत्याशी है तो दुर्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर मैदान में। ऐसे में फिलहाल कितनी कांटे की टक्कर तब हो जाती है जब प्रत्याशी बदलकर, हालांकि शिवपाल यादव उनसे बड़े प्रत्याशी रहे, लेकिन चूंकि आदित्य का ये पहला चुनाव है और शिवपाल यादव का पूरा बैकअप और समाजवादी पार्टी की पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है। देखिए, जिस तरह से बदायूं पे 3 बार टिकट बदले गए समाजवादी पार्टी से, और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य बीजेपी से लड़ रहे हैं, और वहीं अगर सपा समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, तो देखिए क्योंकि हॉट सीट होने के चलते यहाँ पर कांटे की लड़ाई तो हो ही जाती है। लेकिन जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने जो यहाँ पर जमीन तैयार की है, उसको लेकर के देखिए शिवपाल सिंह चूंकि हालांकि राष्ट्रीय नेता होने के नाते यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर दिग्गज थे, चाहे वो मुस्लिम चेहरे हों या फिर समाजवादी पार्टी से रूठे हुए थे, तो आज उनको एक पायदान पे ला करके खड़ा कर दिया है। वहीं अगर बीजेपी ने भी केंद्र से लेकर के, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, बीच के नेता चाहे वो अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी नेता जो है बदायूं की धरती पर अपनी चुनावी जनसभा और दुर्विजय सिंह साक्य के लिए वोट के लिए, जाहिर सी बात है विजय, और चूंकि जब हम चुनाव की बात करते हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की इन सीटों की बात करते हैं, देखिए मुद्दे तो अपने आप होते ही हैं और बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन खासतौर पर बदायूं, एटा, मैनपुरी, इन सीटों की बात करें तो जो जाति के मुद्दे
वो सबसे ज्यादा अहम यहां पर हो जाते हैं लोगों के लिए, खासतौर पर देखा गया पिछले कुछ परिणामों में। तो लोगों से पूछ लीजिए मुद्दा क्या है। मुद्दा जो है वो रोज की जरूरतें हैं या फिर जाति के आधार पर जो है यहां पर ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का। क्या कहेंगे जो जमीनी मुद्दे हैं यहाँ के, वो कौन कौन से हैं? हमने वोट किया है तो गाँव जी। क्या कहेंगे दादा, कौन जमीनी मुद्दे कौन से हैं? नौकरी मिलना चाहिए। क्या कहेंगे भाई, युवा हैं आप, क्या सोच के, क्या मन में रख करके मतदान किया है? सर वोट इसलिए क्या है, बदलाव होना चाहिए। लड़के गंजे होते चले जाए, उनकी शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पर फैक्ट्री होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के और इसी बीच इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है। देश में सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जारी। सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जारी। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 14.60% हुआ मतदान। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.22% डाले गए वोट। महाराष्ट्र में सबसे कम 6.64% पड़े वोट। तो वहीं असम की बात करें तो 10.12% मतदान 9 बजे तक सुबह दर्ज किया गया। बिहार में 10.03% पड़े वोट। तो बिल्कुल पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल जो है वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है वोट प्रतिशत में, और बहुत अच्छी बात है। दादर नागर हवेली में 11.23% वोट पड़े। दमनदीप की बात करें 7.80% वोट अब तक डाले गए। तो 9 बजे तक के आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गोवा में 12.35% वोट अब तक डाले गए हैं और गुजरात में 9 बजे तक 9.89% मतदान हुआ है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 9.45% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11.86% मतदान हुआ है। तो फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत पिछले 2 चरणों के मुकाबले बेहतर हुई है। हालांकि प्रतिशत की बात की जाए तो दोनों ही चरणों में उत्तर प्रदेश में कम प्रतिशत मतदान देखने को मिला है। तो लगातार हमारे साथ विजय बदायूं से बने हुए हैं, इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मनोज शुक्ला भी बने हुए हैं। जी विजय, जिस तरह से ये मत प्रतिशत निकलकर सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पिछले 2 चरणों में वोट प्रतिशत को लेकर चिंता जाहिर की थी तमाम राजनीतिक दलों ने और चुनाव आयोग ने भी। अभी शुरुआत हुई है, 10-11% से शुरुआत हुई है। क्या लग रहा है आपको, तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? आसपास के बूथ की स्थिति को देखकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, जिस तरह से 9 बजे का जो मतदान है, 9 बजे तक जो 12% बदायूं में मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो कल का जो तापमान यहाँ पे रहा है वो 42 डिग्री से ऊपर रहा है, तो मतदाताओं में कहीं ना कहीं गर्मी का असर पड़ सकता है। जिस तरह से देखिए सुबह जो ठंडक का मौसम था और लगातार सभी जो प्रचार कर रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान, तो जो मतदान को लेकर के अगर उत्साह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रतिशत कम दिखता है, क्योंकि जब जैसे जैसे पारा बढ़ेगा और उसमें मतदान प्रतिशत कम होता ही चला जाएगा। जी बिल्कुल, मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हमारे साथ रायपुर से। मनोज, वोट प्रतिशत को लेकर 9 बजे तक का आंकड़ा आ गया है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की हवा क्या कह रही है वोट प्रतिशत को लेकर? आसपास के जो बूथ है वहां पर जो वोटिंग हो रही है उस हिसाब से क्या नजारा समझ में आता है आपको? जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस हिसाब से देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, 13.24% मतदान हुआ है अभी तक। ऐसे में माना जा सकता है कि निश्चित रूप से तीसरे चरण के मतदान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी मतदान प्रतिशत की। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बाजी मार पाएगा आगे, क्योंकि हालांकि अभी तो शुरुआती समय है ये, और चूंकि मौसम जो है वो किस तरह का है फिलहाल मनोज वहां पर? जी, मौसम तो थोड़ा सा यहाँ पे सुस्त नजर आ रहा है, बारिश होने की भी संभावना देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि रायगढ़, छत्तीसगढ़ में एक रायगढ़ जिला है जहां पर मतदान प्रतिशत काफी अच्छा हुआ है। वहां पर मतदान प्रतिशत रायगढ़ में 18.05% हुआ है। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना जा सकता है मतदाताओं में जागरूकता तीसरे चरण के मतदान में देखने को निश्चित रूप से मिली है। जी
बिल्कुल जाहिर सी बात है और होना भी चाहिए क्योंकि जरूरी भी है। चुनाव आयोग भी लगातार लगातार कोशिश करता है, तमाम लोगों तक संदेश पहुंचाता है और हम भी आप तमाम वोटर से इस बात को कह रहे हैं कि घर से निकलिए, वोट करिए, वोट कास्ट करिए, आपका अधिकार है और बेहद जरूरी भी है। विजय, चूंकि होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है, वोटिंग के समय मौसम जो है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, खासतौर पर गर्मी जिस हिसाब से बढ़ती है वोटर्स पर उसका असर पड़ता है। बदायूं का मौसम फिलहाल कैसा है? देखिए, बदायूं में मौसम गर्म है क्योंकि अगर पिछले 2 दिन का जो अगर तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री तक पहुंचा है। हालांकि आज कुछ राहत है क्योंकि मौसम में जो है बादल छाए हुए हैं और कुछ मौसम में ठंडक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मौसम कुछ ठंडक रहा तो मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर मौसम ने फिर करवट ली और मौसम पिछले दिनों की तरह अगर गर्म हो गया तो कहीं ना कहीं ये मतदान पर असर डालेगा। जी बिल्कुल विजय, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और पिछले 2 चरणों की अगर बात की जाए तो चिंताजनक आंकड़े रहे हैं। सबसे कम मत प्रतिशत अगर देखने को मिला है तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला है। इस बार शुरुआत हुई है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार मत प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे 2 चरण अगर उत्तर प्रदेश के गए हैं, उन उत्तर प्रदेश में 2 चरण में मतदान प्रतिशत जो है कम रहा है, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी जो है काफी प्रयास किया है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए और पहले मतदान फिर जलपान वाले बात जो है कही थी और लोगों में भी जो है उत्साह सुबह के समय देखने को मिला था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तापमान बढ़ रहा है तो लोगों में जो है मतदान के लिए गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि अब तक 9 बजे का मतदान प्रतिशत जो है 12% है। कहीं ना कहीं जो है ये चिंताजनक प्रतिशत है। बिल्कुल मनोज, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले विजय, बदायूं की लड़ाई में ये जो बीएसपी की एंट्री हुई और मुस्लिम खां के साथ उतर गई बीएसपी, इसने वाकई में जो चुनावी समीकरण है वो बेहद रोचक बना दिया है। क्या हो रहा है? आपको बता दूं कि बदायूं की 2 विधानसभा आंवला लोकसभा क्षेत्र में लगती हैं और 4 विधानसभा जो है बदायूं लोकसभा क्षेत्र में है। हालांकि दोनों विधानसभा पे बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम चेहरे को जो है उतारा है। हालांकि देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने जो बीएसपी के बड़े चेहरे थे, चाहे वो हाजी बिट्टन हो, ठीक है, और बीएसपी से दातागंज पूर्व विधायक रहे रशीद गुप्ता हो, हालांकि इनके साथ साथ जो मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं आबिद रजा और सलीम इकबाल शेरवानी और हाजी बिट्टन, तो इनको जो है समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया है और बीएसपी ने जो मुस्लिम कार्ड खेला है उससे लगता है कि जो है समाजवादी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोशिश तो यही थी बीएसपी की और तमाम सीटों पर अगर हम देखें जो समीकरण कहते हैं प्रियंका जी, वो वाकई में बीएसपी की तमाम कोशिशें इस तरह की रही। कई सीटों पर तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी और कई सीटों पर अगर हम देखें तो बीजेपी की टेंशन भी बीएसपी ने बाकायदा बढ़ाई है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग सीटों पर जिस तरह से समीकरण से बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, पहले कई बार विपक्षी इंडिया गठबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की और एनडीए की बी टीम की तरह काम कर रही है, लेकिन ऐन वक्त पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस रणनीति के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जाहिर सी बात यहाँ पर यह कि नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, राजनीतिक पंडितों का जो आकलन है वो ये जरूर कह रहा है कि बीएसपी को कितना फायदा मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नुकसान कहीं कहीं पर इंडिया गठबंधन को जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान कुछ कुछ सीटों पर झेलना पड़ सकता है। जिस तरह से यहाँ बदायूं की ही हम बात कर ले, मुस्लिम खान को लेकर कहा जाता है कि मुस्लिम वोट जो इस सीट पर है उसमें कुछ ना कुछ सेंधमारी करने में कामयाब हो सकते हैं मुस्लिम खान। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मनोज इस वक्त दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, रायपुर की बात अगर हम बात करें, दुर्ग की बात कर लेते हैं, तो चूंकि मौजूदा सांसद जो विजय बघेल है उन्हीं को जो है टिकट दे दिया है बीजेपी ने और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सचिव राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा है। ये लड़ाई क्या कहती है, परिणाम क्या नजर आ सकते हैं, समीकरण किस तरह के बने? जी स्पेस आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पे सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सीधे देखने को मिल रही है। ऐसे में दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में विजय बघेल वहां के सिटिंग सांसद भी हैं वर्तमान में और दोबारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, और राजेंद्र साहू जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वहां से, तो कहीं न कहीं विजय बघेल की बात जहां तक देखी जाए तो विजय बघेल पहले से ही वहां के सांसद है और काफी
ये कहा जा सकता है कि वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी के, तो पकड़ जो क्षेत्र में अच्छी मानी जा रही है, और लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट पर जिस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, अनिल बलूनी को टिकट देकर राज्यसभा सांसद के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कोरबा में अगर हम बात करें, वहां पर भी पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को मैदान में उतारकर, और सामने ज्योतिषराम महंत है मनोज। तो ये लड़ाई वाकई में एक नया प्रयोग भी है भारतीय जनता पार्टी का कि जो राज्यसभा सांसद हो या पूर्व राज्यसभा सांसद हो उसको मैदान में उतार देना। ये रणनीति क्या कहती है? चलिए मनोज, आपको रोकेंगे, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है प्रियंका जी। और संभल से लोकसभा सीट पर पुलिसकर्मियों पर लगा आरोप, मतदाताओं का पुलिसकर्मियों पर आरोप। तो संभल से चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग करने से रोक रही। संभल से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, पहचान पत्र छीनकर वोटिंग से रोका जा रहा। पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा ये आरोप पहले ही लगाए गए थे कि चुनाव के दिन भेदभाव हो सकता है। शफीकुर रहमान ने की पोते यहाँ पर पहले ही इस बात को लेकर आगाह किया था, और कुछ उसी तरह की खबरें अब निकलकर सामने आ रही है। पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग करने से रोक रही है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है, पहचान पत्र छीनकर वोटिंग करने से रोका जा रहा। बिल्कुल। और इसके पहले और दूसरे चरण में भी इस तरह की शिकायतें जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी, जहां पर मुरादाबाद भी उनमें एक महत्वपूर्ण सीट थी जहां पर यह आरोप लगाया गया था कि वोट कास्ट करने से लोगों को रोका जा रहा। डाल के आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। किस वजह से? इसलिए आधार कार्ड चेंज है, गलत है, फर्जी है। और कौन कर रहा है? ऐसा है। और ये पुलिस वाले बाहर कर रहा है, बाकी अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बाहर ये पुलिस वाले जो ड्यूटी पर हैं, ये भगा रहे हैं लोगों को, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और लड़के जो सीधे हैं वो भाग जाते हैं। अच्छा, अंदर कोई परेशानी नहीं? अंदर कोई परेशानी नहीं है। जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो तो बोल के अंदर भी चला जाता है। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों के आधार कार्ड भी छीन लिए हैं, ये सही है बात? आधार कार्ड कम से कम 10 लोगों के, मैं भी लाइन में लगा था आगे। अच्छा, से छीन के लेके। किसने छीने? पुलिस वालों ने? हाँ जी, क्या वोट डाल के आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। किस वजह से? इसलिए आधार कार्ड चेंज है, गलत है, फर्जी है। और कौन कर रहा है? ऐसा है। और ये पुलिस वाले बाहर कर रहा है, बाकी अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बाहर ये पुलिस वाले जो ड्यूटी पर हैं, ये भगा रहे हैं लोगों को, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और लड़के जो सीधे हैं वो भाग जाते हैं। अच्छा, अंदर कोई परेशानी नहीं? अंदर कोई परेशानी नहीं है। जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो तो बोल के अंदर भी चला जाता है। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों के आधार कार्ड भी छीन लिए हैं, ये सही है बात? आधार कार्ड कम से कम 10 लोगों के, मैं भी लाइन में लगा था। तो ये तस्वीरें आपने जिस तरह से देखी, संभल से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और जिस तरह से जियाउर रहमान ने पहले भी इस बात को लेकर शक जताया था। उनका साफ कहना था कि चुनाव के दिन हेराफेरी हो सकती है, कहीं ना कहीं पक्षपात हो सकता है, और ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि आधार कार्ड और तमाम चीज़ों में कमी के बहाने कम से कम भारी संख्या में लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, इसी खबर पर हमारे साथ संभल से सतीश संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी सतीश, जिस तरह से संभल से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट करने से रोका जा रहा है और पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हम आपको वोट नंबर 11 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मतदाताओं पर आरोप लगाया है कि जो है हमें वोट नहीं डाले जा रहे, हमारी पर्ची छीन कर फाड़ दी जा रही है, हमारे जो पहचान पत्र वो छीन लिया गया है। लेकिन इस मामले में हमने पुलिस से बात की गई तो पुलिस अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, और अभी जो है और आगे जांच की बात कर रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये खबर निकल के सामने आई है और पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों से इस बात को लेकर शिकायत की गई है कि एक बार जांच की जाए, क्या वाकई में पहचान पत्र और नाम में गलती है, या फिर जबरन यहाँ पर रोका जा रहा है मुस्लिम मतदाताओं को? जी हम बता दें, जिस तरह से बात की जाए तो जिया रहमान वहाँ पहुँचने वाले हैं, जो प्रत्याशी हैं, और वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन ये पहुँच चुका है कि किस कारण से उनसे पहचान पत्र लिया गया है, क्या फर्जी पाए जाते हैं या उनका ओरिजिनल पहचान पत्र का, उसकी जांच की जा रही है। अब देखना होगा इसमें क्या जांच करके क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सतीश, इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी एक बूथ पर इस तरह की जिस तरह की शिकायत आई है, क्या अन्य बूथों से भी इस तरह की कोई कंप्लेंट है? फिलहाल लोगों की शिकायत है? जी अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। बूथ नंबर 11 पे ये कंप्लेंट आई और उसमें जो है प्रशासन पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है और उसमें जाँच की जा रही है। बात की जाए तो हम प्रत्याशी जिया रहमान वो भी पहुँच रहे हैं, पहुँचने के बाद में बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे किस कारण से वोट नहीं पड़ा था और क्या कमी पाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जो आधार कार्ड है उसमें नाम किसी और का था या पर्ची किसी और की थी, लेकिन जो वोट डालने गई थी महिला ये बोलती तो वो वहाँ से गायब हो गए हैं, लेकिन उनसे बात हमारी नहीं हो पाई है। जी सतीश, इस पूरे मामले में जियाउर रहमान वर्ग का पहले भी बयान आया था और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव के दिन ये तमाम तरह की गड़बड़ी हो सकती है, रोका जा सकता है मतदाताओं
मतदाताओं को मत देने के लिए, और अब इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि पहले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को इस बात का शक था? ये बताऊं, जयराम ने पहले भी कहा था और वो उसमें संदेह भी दिया था, उन्होंने ये भी कहा था और प्रशासन से मिले थे और डीएम से भी मिले थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें कही गई थी हमारे साथ धंधाली हो सकती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है जिस वोटर की बात की जाए वो वोटर जो है उसका अभी आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके जो है वोटर नाम लिस्ट चेक की जा रही है कि ये जो झूठ बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है, और उसमें जांच का विषय बना है। जी बिल्कुल सतीश, तो आप नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मनोज जुड़े हुए थे और बदायूं से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे। आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन चुनाव से जुड़ी तमाम ताजा जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।